नमस्कार दोस्तों, द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज के नए एपिसोड में हम इस मंथ के पूरे डिफेंस और जियोपॉलिटिकल अपडेट को देखने की, समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर जो सामने इस महीने आई है वो है भारत फोर्ज ने यानी कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड ने अपना जो एटैक्स का ऑर्डर था उसके लिए नेगोशिएशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो 307 एटैक्स आर्टिलरी गन थी जो कि 155x52 कैलिबर की थी, जिसे कि डीआरडीओ के साथ मिल के बनाया गया है, उसका जो ऑर्डर है वो लगभग अपने फाइनल लेग पे है। इसके अंतर्गत जो 60% ऑर्डर बुक होगा वो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड या फिर भारत फोर्ज को मिलेगा, और जो 40% होगा ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को मिलेगा, जो कि डीसीपीपी में सेकंड पार्टनर है। दोनों ने ही अपने अपने अलग अलग मॉडल्स बनाए हैं एटैक्स को लेके। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि भारत में दो बड़ी कंपनियां होंगी जिनके पास इंडिजिनसली आर्टिलरी गन डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटीज़ आएंगी। फिर इससे सवाल ये उठता है कि क्या जो दो बचे मेजर आर्टिलरी के डील्स हैं जो कि टोड गन सिस्टम को लेके हैं और एक माउंटेड गन सिस्टम को लेके हैं, वो किस दिशा में जाएंगे। देखिए, फ़िलहाल का जो माहौल है उसमें जो टोड गन सिस्टम का डील है वो ऐसा लगता है कि वो एथॉस यानी कि जो कि इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स ने अडानी के साथ जॉइंट वेंचर करके भारत में मैन्युफैक्चर करने की बात की है। उस सिस्टम का जो आर्मी में फेवर है वो ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो DAP 2020 है जिसके अंतर्गत कि ये TGS का टेंडर आया है, उसमें इस जो कि TGS टोड गन सिस्टम आना है वो इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप मैन्युफैक्चर होना चाहिए, जिसको कि एथॉस सिस्टम जो है उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। और इसलिए कहने के लिए हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल इवन दो एथॉस का फेवर ज़्यादा हो, बट टेंडर के अकॉर्डिंग ये फ़िलहाल फिट नहीं बैठता है। उसी के साथ इसी में एक खबर और आई थी कि जो ALTGS सिस्टम है यानी कि एडवांस्ड लाइट टोड गन सिस्टम, उसका भी DRDO ने अपने DCPP पार्टनर के साथ टाटा के साथ प्रोटोटाइप डेवलप करना शुरू कर दिया है। और हम ये कह सकते हैं कि एक जो कि एटैक सिस्टम था जो कि एक बहुत ही मैच्योर्ड सिस्टम है, उसका एक टोन डाउन वर्जन बना के उसको TGS सिस्टम में TGS टेंडर में प्रेजेंट करना एक बहुत ही सही तरीका होगा और उसको इंडक्ट करना बेटर होगा हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन एंड कॉमनैलिटी और सर्विसेबिलिटी, क्योंकि हमने देखा है कि दो प्लेयर्स ऑलरेडी अटैक्स बना रहे हैं और कुछ और सिमिलर ऑर्डर्स, अगर सिमिलर ऑर्डर्स टोड गन सिस्टम का इन दोनों प्लेयर्स में से किसी को सिस्टम्स को मिल जाता है तो उस केस में हमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमी ऑफ स्केल देखने को मिलेगा, जिसके वजह से हमें ओवरऑल सप्लाई चेन और स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। और इसका जो टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है और टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है ओवरऑल एटैक्स और TGS सिस्टम का, ये बहुत कम हो जाएगा कंपेयर टू इफ़ अगर हम एटैक्स के साथ किसी फॉरेन इक्विपमेंट को इंडक्ट करते हैं। उसके बाद एक बड़ी खबर इस महीने आई थी कि रशिया ने Tu-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को इंडिया को ऑफ़र किए हैं, और उसके बाद से एक काफ़ी बड़ी डिबेट चली थी कि क्या भारत को इन्हें इंडक्ट करना चाहिए। देखिए, ये जो बॉम्बर्स हैं वो भारत को पहले भी ऑफ़र किए गए हैं, बट कंसिडरिंग कि भारत ने अभी तक इन बॉम्बर्स को लेके कोई एज सच इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, बट जब ये पहले ऑफ़र किए गए थे तो उस टाइम पे भारत के पास ना ही कोई भारत का जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी था, जो मिसाइल्स थी वो हमारे पास एज सच कुछ ज़्यादा थी नहीं। ना ही हमारे पास ब्रह्मोस उस टाइम पे था, ना ही हमारे पास हमारा क्रूज़ मिसाइल जो कि LRLACM है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल था, और ना ही हमारे पास हमारा रिसेंटली टेस्टेड लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल था। तो इन सभी मिसाइल्स का एयर वेरिएंट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इन सभी मिसाइल्स को इंडिविजुअल लेवल पे Tu-160 पे अगर इनकॉर्पोरेट किया जाए, ये बहुत ही हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह काम कर सकते हैं। इवन दो ये एनिमी टेरिटरी में नहीं जा पाएंगे क्योंकि दे कैन बी डिटेक्टेड बाय देयर रेडार्स एंड दे कैन बी टेकन डाउन, बट चूंकि इनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होंगी तो ये एनिमी स्ट्रेटेजिक एसेट जो कि एवैक्स होते हैं, उनके रिफ्यूलर्स होते हैं, उन्हें टारगेट करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इन हैंड्स ऑफ एयरफोर्स और इन हैंड्स ऑफ नेवी और इन हैंड्स ऑफ बोथ, if these bombers are incorporated with long range missiles such as hypersonic missile या फिर निर्भय क्रूज मिसाइल जिसे कि LRLACM के नाम से अभी जाना जाता है, या फिर इवन ब्रह्मोस
एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल या फिर आने वाले टाइम के ब्रह्मोस जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है उनके साथ अगर इनकॉर्पोरेट किया जाए इन बॉम्बर्स को, तो ये एक बहुत ही बड़े एसेट हमारे लिए हो सकते हैं और हमारे लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है तो ये थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और उस केस में TU-160 बॉम्बर्स हमारे लिए थोड़े बहुत या फिर ईज़ आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट बड़ी खबर जो आ रही है वो भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ से आ रही है। रीसेंट रिपोर्ट्स जो कि गवर्नमेंट डेटा रिलीज़ किया गया है उसके अनुसार भारत का जो Q2 का GDP ग्रोथ रेट है वो बहुत कम रहा है, जो कि 5.4% पे आके गिर चुका है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि इसमें जो देखा जा रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और मिनरल और माइनिंग सेक्टर जो है वो गिरता हुआ दिखा है, और प्राइवेट कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है। अगर प्राइवेट कंजम्पशन गिर गया तो ये हमारे लिए इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत का जो जियोपॉलिटिकल नेगोशिएटिंग आज तक पावर रहा है, जो हेज रहा है सबसे बड़ा, वो हमारा सबसे बड़ा मार्केट रहा है कि हम एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हालांकि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होना एक कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होता है, एक बाद में जाके लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि एज पॉपुलेशन का जो एवरेज एज बढ़ता है तो उस तरीके से कंजम्पशन भी कम हो जाता है, और आगे जाके ये कंजम्पशन बेस्ड आपका इकोनॉमी टैंक करने लगेगा। बट अगर हम अपनी इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बनाते हैं तो आपका हेजिंग बहुत बेटर हो जाता है इन लॉन्ग टर्म। सो इन एनी वे जब हम बोलते हैं कि इस क्वार्टर में हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो गिर के अराउंड 6% पे आ चुका है, ये दिखाता है कि जो हमारे देश में पब्लिक है वो अपना एक्सपेंडिचर कम कर रही है, और इसका मतलब यही है कि लोगों के पास एज सच जो एक्सपेंडेबल इनकम है या फिर डिस्पोजेबल इनकम है उसमें थोड़ी कमी आई है। उसका ये मतलब है कि उनके पास ये कमी इसलिए आई है, आइदर जो एग्जिस्टिंग उनके पास मनी है वो टैक्स के रूप में उनसे ले लिया जा रहा है, या फिर उनके वेजेस में एज सच बढ़ोतरी नहीं हुई है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और इस रिपोर्ट के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि दोनों ही केस है कि टैक्स का भी एक इम्पैक्ट दिखा है और वेजेस भी कई केसेस में इम्पैक्टेड हैं। और उसके बाद अगर हम प्राइवेट कंजम्पशन के बाद बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ बहुत कम हुई है इस क्वार्टर में, और मिनरल और माइनिंग सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है वो नेगेटिव में हुई है, यानी कि सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर हम ऐसे ही करते रहें, हमने जो हमारे कंजम्पशन हम जो आम आदमी पे जो टैक्सेस हैं जस्ट टू सस्टेन रेवड़ी, अगर हम उसको टैक्सेस को बढ़ाते गए तो एंड में जाके किसी के पास पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि रेवड़ियाँ जो है अनसस्टेनेबल है इकोनॉमी के लिए। सो आप टैक्स लेते जाएंगे तो वहाँ पे जो जिस पॉपुलेशन से आप टैक्स ले रहे हैं वो अपना कंजम्पशन कम करेगा तो अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं आपके पास डिमांड कम होगी, तो उस तरीके से तो अगर आप देखेंगे कि अब तो रेवड़ियाँ एक तरीके से बहुत अनसस्टेनेबल पॉलिटिक्स है। रेवड़ियों को सस्टेन करने के लिए आपको एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को टैक्स करना पड़ता है, अनरीजनेबली टैक्स करना पड़ता है। इस टैक्सेशन के कारण वो जो पॉपुलेशन होती है वो अपना एक्सपेंडिचर खुद का कम कर देती है, और ये एक्सपेंडिचर कम होने से क्या इम्पैक्ट हो रहा है तो ये हमको इस बार देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन है। हमको इस बात पे सोच विचार करना पड़ेगा कि कैसे हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को रेवड़ियाँ नहीं दे सकते जस्ट फॉर बीइंग देयर। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना होगा, लोगों को जॉब्स देने होंगे, और सर्विस सेक्टर के भरोसे ये देश ज़्यादा देर नहीं चल सकता है, क्योंकि वो भी एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग रहा है और उसको पुश करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत फास्ट करने पड़ेंगे, वरना हमारा जो सो कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक तरीके से हमारे लिए डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन जाएंगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।